अब हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का वेट होता है 15 ग्राम। और अगर हम बात करते हैं कि टेस्टिस के बाहर की लेयर्स कौन कौन सी होती है, तो इनरमोस्ट लेयर जो टेस्टिस को कवर करती है वो होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इनरमोस्ट लेयर जो कि आपके टेस्टिस को कवर करेगी वो रहेगी ट्यूनिका वेस्कुलोसा। उसके बाहर प्रेजेंट होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपके टेस्टिस को कवर करके रखती है वो होती है आपकी ट्यूनिका वेजिनालिस। ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस होती है इसकी दो लेयर्स होती है। एक लेयर इसकी टेस्टिस की तरफ होगी और एक लेयर इसकी स्क्रोटम की तरफ होगी। ठीक है। अगर हम स्क्रोटम से अंदर जाए, मतलब हम बेसिकली स्किन से, स्क्रोटम के स्किन से अंदर जाए, तो आपको कौन कौन सी लेयर्स देखने को मिलेगी अगर वो आप देखें। तो स्क्रोटम के अंदर जब हम जैसे ही स्किन को पियर्स करेंगे आपको मिलेगी डार्टोस मसल। डार्टोस मसल को पियर्स करके आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ये एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम दी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। फिर आप एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया को पियर्स करके अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा क्रेमेस्ट्रिक मसल एंड क्रेमेस्ट्रिक फेशिया। ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम इंटरनल ऑब्लिक मसल। फिर क्रेमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया को आप पियर्स करके अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और ये इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया डिराइव्ड होता है फ्रॉम ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। इसको आप पियर्स करके अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा ट्यूनिका वेजिनालिस। मैंने बताया था ट्यूनिका वेजिनालिस की दो लेयर्स होती है, एक जो टेस्टिस के पास होती है और दूसरी जो स्क्रोटम के पास होती है। तो ये तो बेसिक एनाटॉमी हमने बता दी आपको टेस्टिस की। आर्टेरियल सप्लाई की अगर बात करें तो टेस्टिस के पास टेस्टिकुलर आर्टेरी होती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो दो वेन्स होती है, एक राइट टेस्टिकुलर वेन होती है, एक लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है। चूंकि राइट टेस्टिकुलर वेन के पास होता है आईवीसी, इसलिए राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करेगा इनटू इंफीरियर वेना कावा और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन करेगा इनटू लेफ्ट रीनल वेन। फिर हम बात करते हैं लिम्फेटिक्स के बारे में। लिम्फेटिक्स को आप कैसे याद रखोगे? आप ऐसे याद रखो कि जो आपके इंफीरियर वेना कावा होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए राइट साइड का जो आपका टेस्टिस होगा, वो जो लिम्फ होगा, वो बेसिकली ड्रेन होगा इनटू इंट्रा एओर्टो केवल लिम्फ नोड्स एंड पैरा केवल लिम्फ नोड्स। तो वही जो लेफ्ट साइड का लिम्फ होता है वो ड्रेन होता है इनटू प्री एंड पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्टिकुलर कैंसर में इस चीज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अगर हम बात करते हैं तो तीन आर्टेरीज जो कि आर्टेरियल सप्लाई प्रोवाइड करती है टू टेस्टिस वाया स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो होती है टेस्टिकुलर आर्टरी जो मैंने आपको पहले ही बता दी। दो और होती है, एक होती है क्रेमेस्ट्रिक आर्टरी और एक होती है एपिडाइडेमल आर्टरी। ये दोनों एसेसरी आर्टरीज है टू टेस्टिकुलर आर्टरी। मेन आर्टरी जो टेस्टिस को सप्लाई करती है वो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है। क्रेमेस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की, और एपिडाइडेमल आर्टरी जो होती है ये इंफीरियर वसाइकल आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है। जो मैंने बताया था कि बाहर से अगर अंदर जाओगे तो आपको ऐसी स्क्रोटम की लेयर्स देखने को मिलेगी, बाहर स्किन, फिर डाल्टॉस, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, फिर क्रेमेस्ट्रिक मसल एंड फेशिया, फिर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। कुछ इस तरीके से रहेगा। और फिर उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्यूनिका वजाइनालिस, विसरल एंड पैराइटल। विसरल जो टेस्टिस से अटैच होगा और पैराइटल जो स्क्रोटम से अटैच होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके पहली अबनॉर्मेलिटी, पहले पैथोलॉजी ऑफ टेस्टिस के बारे में, दैट इज योर अनडिसेंडेड टेस्टिस। जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है इसका दूसरा नाम होता है क्रिप्टोर्किडिज्म। अगर हम बात करें तो 3% फुल टर्म डिलीवरीज के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है, तो वही 30% प्री मैच्योर डिलीवरीज के अंदर आपको अनडिसेंडेड टेस्टिस मिल सकता है। लेकिन 2-2.5 मतलब 2/3%, 2/3 पेशेंट्स जो होता है उसमें स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आ जाता है 3 महीने तक। ओके। जितने भी पेशेंट्स अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ पैदा होते हैं, जितने भी बच्चे, उसमें से जो 2/3% ऑफ बच्चे होते हैं वो उनके अंदर जो है टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आ जाता है बाय द टाइम ऑफ 3 मंथ्स। एट 1 ईयर जो है, मतलब 1 ईयर पे आपके टेस्टिस का डिसेंड करना इनटू स्क्रोटम, इसका इंसिडेंस काफी कम है, 1% का। मतलब अगर 3 महीने तक टेस्टिस डिसेंड नहीं करे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो बाद में भी डिसेंड नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि टेस्टिस नॉर्मली डिसेंड कैसे करते हैं तो उसको समझते हैं। जो टेस्टिस होता है एम्ब्रियोलॉजिकल पीरियड के अंदर, फीटल पीरियड के अंदर, इंट्रा एब्डोमिनल रीजन के अंदर लाई करते हैं। जब 7 मंथ ऑफ जेस्टेशन हो जाते हैं तो ये डिप इंग्वानल रिंग वाले पॉइंट तक पहुंच जाते हैं एट द इंग्वानल कनाल। 8 मंथ पे ये इंग्वानल कनाल के सेंटर में या फिर इंग्वानल कनाल के अंदर होता है। तो वही जो 9 मंथ के एंड्स पे, 9 मंथ के एंड्स पे जो आपका टेस्टिस होता है ये सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से बाहर निकल रहा होता है। एंड बिफोर बर्थ आपका जो टेस्टिस है ये डिसेंड कर जाता है इनटू द स्क्रोटम और एंटर कर जाता है स्क्रोटम के अंदर। अब अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस की मैं बात करूं तो ज्यादातर ये राइट साइड में पाया जाता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। और बायलैटरल ये सिर्फ 10% केसेस के अंदर होता है। बायलैटरल कितने परसेंट केसेस के अंदर रहता है? सिर्फ और सिर्फ 10% केसेस के अंदर। एक और चीज आपको यहां पर बता दूं कि ये अलग अलग टाइप से आपके अनडिसेंडेड टेस्टिस के, मतलब अगर एब्डोमेन के अंदर ही टेस्टिस रह गया तो उसको एब्डोमिनल अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलेंगे। अगर इंग्वाइनल कनाल के अंदर रह गया
तो उसको हम इंग्वानल अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलेंगे। ऐसे टाइप्स होते हैं, पर इसमें आपको याद रखने वाला पॉइंट यह है कि जितना हाइयर टेस्टिस प्लेस्ड होगा उतना हाइयर रिस्क रहेगा टेस्टिकुलर कैंसर का। जितना हाइयर टेस्टिस प्रेजेंट होगा उतना हाइयर क्या होगा, कैंसर का रिस्क होगा। ठीक है, फिर हम बताते हैं कि क्या क्या कॉजेस होते हैं जिसके कारण अनडिसेंडेंट टेस्टिस हो सकता है। पहले तो प्री टर्म डिलीवरी काफी बड़ा कॉज होता है टेस्टिस डिसेंड ना करने का। दूसरा, ग्यूबरनैकुलम डिसफंक्शन। जो ग्यूबरनैकुलम होता है ये टेस्टिस के डिसेंड करने में मदद करता है। जब इस ग्यूबरनैकुलम की ही डिसफंक्शन हो जाएगा तो टेस्टिस का डिसेंड प्रॉपर्ली होगा नहीं, रिजल्टिंग इनटू अनडिसेंडेंट टेस्टिस। फिर इन चार चीजों का लैक करना, इन चार चीजों की डेफिशिएंसी, एचसीजी की डेफिशिएंसी, सीजीआरपी की डेफिशिएंसी, टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी, मलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस की डेफिशिएंसी। जब ये चारों चीजें लैक करती है तो वो अनडिसेंडेंट टेस्टिस का रिस्क फैक्टर होता है। फिर हम बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक चेंजेस जो आपको टेस्टिस के अंदर देखने को मिलेंगे वो 1 से 2 साल के बाद शुरू हो जाएंगे। अगर टेस्टिस अनडिसेंडेड है और आप उसको ट्रीट नहीं करते हो तो 1 से 2 साल के बाद आपको माइक्रोस्कोपिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके सर्टोली सेल्स होता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस का काम करता है वो बेसिकली टेम्परेचर सेंसिटिव होता है और वो वहीं पर काम कर सकता है जहां पर वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ना रहे। स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट नहीं है, वहां पर टेम्परेचर कम होता है तो वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है। अब अगर टेस्टिस डिसेंड करे ही नहीं, इंग्वानल कैनाल के नीचे गए ही नहीं स्क्रोटम के अंदर, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा क्या प्रॉपर्ली? नहीं, क्योंकि लॉस ऑफ लेडिक सेल्स हो जाएगा, डीजनरेशन ऑफ सर्टोली सेल हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू लेस स्पर्मेटोजेनेसिस। ये माइक्रोस्कोपिक चेंजेस आपको 1 से 2 साल के बाद देखने शुरू हो जाएंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं आपके अनडिसेंडेड टेस्टिस के अंदर? इसके लिए जो एक निमोनिक है वो टेस्टिस ही है, जहां पर टी स्टैंड करता है फॉर ट्रॉमा, ई स्टैंड करता है फॉर एपिडाइडोमो ऑर्काइटिस, एस स्टैंड करता है फॉर स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का रीजन बड़ा आपको क्लियर है कि स्टेरिलिटी क्यों होगी इसमें, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगा। टी फॉर टॉर्जन, क्योंकि इस केस में जो आपका टेस्टिस है ये फिक्स नहीं है टू द स्क्रोटम, और जब ये फिक्स नहीं रहेगा स्क्रोटम को तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो टेस्टिस है स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ उलझ सकता है एंड इट कैन लीड टू टॉर्जन। फिर आई स्टैंड करता है फॉर इंग्वाइनल हर्निया एंड एस स्टैंड करता है फॉर सेमिनोमा। मैंने बताया था कि जो आपका अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है ये कैंसर के रिस्क के साथ आता है, तो अगर कैंसर के रिस्क के साथ आएगा तो सेमिनोमा का भी कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है, इंग्वाइनल हर्निया का भी कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है, टॉर्जन, स्टेरिलिटी, एपिडाइडिडोमा ऑर्काइटिस एंड ट्रॉमा, ये आपके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस के। फिर हम बात करते हैं कि जरूर आपका टेस्टिस अनडिसेंडेड है लेकिन जो उसका टेस्टोस्टेरोन का रिलीज है वो जरूर नॉर्मल होता है। टेस्टोस्टेरोन रिलीज जो होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस के अंदर वो नॉर्मल होता है, लीडिंग टू नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। लेकिन इनमें स्क्रोटम डेवलप नहीं होता। स्क्रोटम डेवलप क्यों नहीं होता? क्योंकि टेस्टिस कभी डिसेंड ही नहीं करा स्क्रोटम के अंदर, तो स्क्रोटम का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। बस कुछ रियोगोसिटीज प्रेजेंट रहेगी उस एरिया के अंदर, पर प्रॉपर स्क्रोटम का फॉर्मेशन आपको अनडिसेंडेड टेस्टिस के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। ये पेशेंट है आपके अनडिसेंडेड टेस्टिस का, आप इसमें देख सकते हो कोई भी स्क्रोटम प्रेजेंट है क्या? नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन आप क्या कैरी आउट करोगे इस पेशेंट के अंदर। अगर वो टेस्टिस जहां पर भी है, अनडिसेंडेड टेस्टिस जहां पर भी है, अगर वो पाल्पेबल टेस्टिस है तो आप यूएसजी कर सकते हो या फिर आप एमआरआई भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो टेस्टिस नॉन पाल्पेबल है, अगर वो टेस्टिस नॉन पाल्पेबल है तो नॉन पाल्पेबल टेस्टिस के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी होता है। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करके आपको देखना पड़ता है कि टेस्टिस कहां अटका हुआ है। ये आपकी डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की ही इमेज है। ये आपका डीप इंग्वानल रिंग है और इसके जस्ट प्रॉक्सिमली अगर आप देखोगे तो ये टेस्टिस अटका हुआ है, डिसेंड नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो सिटी जो है वो नहीं करते ओके इस टेस्टिक अनडिसेंडेड टेस्टिस के अंदर। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि 3 महीने तक नॉर्मली आपका जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है वो डिसेंड कर जाना चाहिए। अगर 3 महीने तक वो डिसेंड नहीं करता तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो अब डिसेंड नहीं करेगा। तो आपको जो टाइम है सर्जरी का वो क्या डिसाइड करना है? 6 से 18 महीने के बीच में। 6 से 18 महीने के बीच में आपको सर्जरी कर देनी है। इसके बाद अगर आप सर्जरी करोगे तो जो आपका इरिवर्सिबल चेंजेस है वो आना शुरू हो जाएंगे। जो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होने हैं टेस्टिस के अंदर वो होना शुरू हो जाएंगे। तो सर्जरी आपको 6 से 18 महीने के बीच में करनी है। क्या सर्जरी करती है आप? पहली बात, अगर पाल्पेबल टेस्टिस है तो आपको ऑर्किडोपेक्सी करनी पड़ेगी। पाल्पेबल टेस्टिस के अंदर ऑर्किडोपेक्सी करने का मतलब क्या है? मान लीजिए टेस्टिस आपके इंग्वानल कनाल के अंदर अटका हुआ है, आपको इसको लेकर जाना है स्क्रोटम के अंदर, तो आप 2 इंसिडेंट्स दोगे। एक इंसिडेंट दोगे आप इंग्वानल कनाल के लेवल पर और एक इंसिडेंट दोगे आप स्क्रोटम के लेवल पर, और फिर टेस्टिस को नीचे लेकर आओगे एक थंब से, मतलब फिंगर से जो है आप बेसिकली पाउच सा क्रिएट करोगे बिटवीन द स्किन एंड द डाल्टॉस मसल, और जहां पर आपका सब डाल्टॉस पाउच बनेगा तो वहीं पर उसको फिक्स कर दोगे टेस्टिस को। ये होती है आपकी ऑर्किडोपेक्सी वाली सर्जरी।
जिसमें आप क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर। क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर। एक चीज याद रखिए, जब भी पेशेंट को आपका अनडिसेंडेड टेस्टिस वाला डिसऑर्डर हुआ है, उसमें कैंसर की रिस्क उसको रहेगी। आपने ऑर्किडोपेक्सी से ट्रीट कर दिया, उसके बाद भी कैंसर की रिस्क रहेगी, बट कम हो जाएगी रिस्क। कैंसर की रिस्क जीरो कभी नहीं होगी, कैंसर रिस्क डिक्रीज जरूर हो जाएगी, बट इट वॉन्ट वैनिश आफ्टर द ऑपरेशन। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका जो डिसेंड करवाना है आपको सर्जरी के थ्रू, वो डिसेंड पॉसिबल नहीं है। अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसेंड टेस्टिस, तो टू इंक्रीज लेंथ आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि जो प्रोसेसस वजाइनेसिस है, इसको सेपरेट करो, लाइगेट करो। जो आपकी कवरिंग है स्पर्मेटिक कॉर्ड की, उसको डिवाइड करो, या फिर जो लैटरल फाइब्रस बैंड है एट डीप इंग्वाइनल रिंग, उसको डिवाइड करो। ये तीन तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम अगर डिसेंड नहीं कर पा रहा टेस्टिस, तो भी उसको डिसेंड करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पाल्पेबल टेस्टिस के लिए ऑर्किडोपेक्सी का तरीका। अगर आपका इम्पाल्पेबल टेस्टिस है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करना पड़ेगा। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी के बाद आपके पास दो तरीके होते हैं उस टेस्टिस को डिसेंड करवाने के। एक तो होता है ऑर्किडोपेक्सी ही। ऑर्किडोपेक्सी के अंदर आप वेसल्स को प्रिजर्व करते हो, कोई एक्स्ट्रा कोलेट्रल वेसल्स आपके टेस्टिस को सप्लाई नहीं कर रहे होते। ऑर्किडोपेक्सी के अंदर आप वेसल्स को प्रिजर्व कर लेते हो। दूसरा जो अप्रोच होता है वो होता है स्टीफन फाउलर अप्रोच का। स्टीफन फाउलर अप्रोच के अंदर जो आपके वेसल्स होता है, जो टेस्टिस को सप्लाई करता है, वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, और आपका जो टेस्टिस है ये रिलाई करता है ऑन ब्लड वेसल्स ऑफ वाजा डेफरेंस। ठीक है, अब ये स्टीफन फाउलर अप्रोच बेसिकली दो टाइप से किया जा सकता है। वन स्टेज के अंदर भी किया जा सकता है, दो स्टेज के अंदर भी किया जा सकता है। वन स्टेज के अंदर अगर किया तो पहले ही स्टेज में आप टेस्टिस को जो है उसकी वेसल को डिवाइड कर दोगे, और टेस्टिस रिलाई करेगा ऑन ब्लड वेसल्स ऑफ वेजा। टू स्टेज के अंदर आप क्या करोगे, पहले वेसल को जो है आप कोलेट्रल्स डेवलप होने दोगे आपके टेस्टिस के लिए, उसके बाद आप वेसल्स को डिवाइड करोगे टू स्टेज स्टीफन फाउलर अप्रोच के अंदर। तो ये इम्पाल्पेबल टेस्टिस के लिए दो तरीके होते हैं, ऑर्किडोपेक्सी एंड स्टीफन फाउलर अप्रोच। ये दोनों कंडीशंस, ये पहली कंडीशन अगर आपने समझ ली अनडिसेंडेड टेस्टिस वाली। फिर हम बात करते हैं एक्टोपिक टेस्टिस के बारे में। एक्टोपिक टेस्टिस के अंदर क्या होता है कि आपके जो टेस्टिस है ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस कर चुका है, लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो टेस्टिस है ये कहीं और चला जाता है, स्क्रोटम में नहीं जाता। एसआईआर क्रॉस करने के बाद टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है, इसको हम एक्टोपिक टेस्टिस कहते हैं। ये मोस्ट कॉमनली जहां जाता है वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच होता है, जिसे हम डेनिस ब्राउन पाउच भी कहते हैं। क्या होता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच में जाता है, जिसे हम डेनिस ब्राउन पाउच भी कहते हैं। अब ये आपका पहले क्या था, ट्रू अनडिसेंडेड टेस्टिस था। ये एक्टोपिक टेस्टिस है, जिसमें बेसिकली वो एसआर को तो क्रॉस कर रहा है, लेकिन फिर कहीं और चला जा रहा है, स्क्रोटम में नहीं जा रहा। दोनों के दोनों जो डिसऑर्डर्स है ये कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। दोनों के दोनों डिसऑर्डर्स क्या करते हैं, कैंसर के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। मैंने मोस्ट कॉमन साइट जहां पर आपका टेस्टिस जाएगा वो बताया, सुपरफिशियल इंग्वाइनल पाउच। उसके अलावा कहां कहा जा सकता है, फीमोरल ट्रायंगल, पेरिनियम एंड रूट ऑफ पेनिस। ये भी मैलिग्नेंसी के रिस्क को इंक्रीज करता है। इसमें भी स्क्रोटम डेवलप होगा नहीं, और इसमें भी ट्रीटमेंट आपका ऑर्किडोपेक्सी ही रहेगा, जैसे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस के अंदर था। फिर हम बात करते हैं रेट्रैक्टाइल टेस्टिस के बारे में। रेट्रैक्टाइल टेस्टिस का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। इसमें जो टेस्टिस है, एक बार ये स्क्रोटम आ चुका है, लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव क्रेमेस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस जो टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आया हुआ था वो वापस इंग्वाइनल कनाल चला जाता है। इसे हम कहते हैं रेट्रैक्टाइल टेस्टिस। इनिशियली जो टेस्टिस था चला गया स्क्रोटम के अंदर, वो रीच कर चुका था, लेकिन ड्यू टू एक्सेसिव क्रेमेस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो वापस से इंग्वाइनल कनाल के अंदर आ चुका है। यहां पर आपको स्क्रोटम डेवलप्ड मिलेगा। ट्रीटमेंट में आपको वेट एंड वॉच ही करना होता है। फिर हम बात करते हैं आपके अगले डिसऑर्डर के बारे में, दैट इज योर टॉर्जन। देखो टॉर्जन के अंदर क्या होता है ना, कि जो टेस्टिस होता है ये ट्विस्ट हो जाता है ऑन इट्स ओन स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है इसके ऊपर ही आपका टेस्टिस जो है इसकी कॉइलिंग हो जाती है, इसकी ट्विस्टिंग हो जाती है। और ये जो ट्विस्टिंग होती है हमेशा मोस्टली यूजुअली मोर देन 360 डिग्री होती है। यूजुअली 360 टू 720 डिग्री के बीच में होती है। इसके कारण होता क्या है, टॉर्जन के कारण जो ब्लड सप्लाई होता है टू द टेस्टिस ये कम हो जाता है। जब ब्लड सप्लाई कम हो जाता है रिजल्ट्स इनटू इस्केमिया एंड गैंग्रीन ऑफ द टेस्टिस। अब किस डायरेक्शन में आपका टेस्टिस मूव करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। राइट साइड वाला जो टेस्टिस होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो वही जो लेफ्ट साइड वाला टेस्टिस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ये आउटवर्ड रोटेशन आप याद रखो, दोनों को आप याद रख लोगे। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक टेस्टिस है, ये दूसरा टेस्टिस है, ये लेफ्ट टेस्टिस हो गया, ये राइट टेस्टिस हो गया। दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। दोनों किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर आप इससे जो है क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर सकते हो। राइट वाला किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, और आपका लेफ्ट वाला किस में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो आप निकाल सकते हो। सिर्फ आउटवर्ड रोटेशन करते हैं आपके टेस्टिस इन टॉर्जन, इतना आपको याद रखना है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं फॉर टॉर्जन, तीन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आपको याद रखना है। पहला जो मोस्ट कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है वो होता है हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस। हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस मतलब क्या, नॉर्मली आपका ट्यूनिका वेजाइनालिस कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अगर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड पर हाई इन्वेस्टमेंट शो करता है ट्यूनिका वेजाइनालिस, जिसको हम बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी के नाम से भी जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर टॉर्जन। दूसरा जो आपका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है वो होता है इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस। नॉर्मली जो आपका टेस्टिस होता है वो कुछ इस तरीके से लाई करता है, मतलब आपका एपिडेमिस के सामने होता है एग्जैक्टली। अगर आपका टेस्टिस अपसाइड डाउन प्रेजेंट हो या फिर ट्रांसवर्स लाई के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस, अगेन एंड रिस्क फैक्टर फॉर द टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। तीसरा जो गैप है बिटवीन एपिडिडाइमिस एंड टेस्टिस, अगर वो इंक्रीज कर गया, नॉर्मली गैप जो होता है वो छोटा सा ही होता है, अगर ये गैप बिटवीन एपिडाइमिस एंड टेस्टिस बढ़ जाए तो भी आपका जो तो भी ये क्या बन जाता है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर बन जाता है फॉर द टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। ये तीन तो आपके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स बन गए, जिसमें से मोस्ट कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या था, हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्यूनिका वेजाइनालिस। फिर हम बात करते हैं एग्रावेटिंग फैक्टर्स के बारे में। एग्रावेटिंग फैक्टर जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं सारे के सारे ड्यू टू इंक्रीज क्रिमेस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस। इंक्रीज क्रिमेस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस अगेन बहुत सारे रीजंस के कारण हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स के अंदर ज्यादा इंडल्ज होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर ज्यादा इंडल्ज होना, स्ट्रेनिंग एट स्टूल एंड लिफ्टिंग हेवी वेट्स, ये बेसिकली क्रिमेस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है, रिजल्टिंग इनटू टॉर्जन ऑफ द टेस्टिस। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं, यंग अडल्ट्स के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा, 10-25 साल की उम्र के लड़कों के अंदर यह देखने को मिलेगा। तिलक वर्मा के अंदर यही हुआ था, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। इसमें पेन आपको देखने को मिलेगा इन टेस्टिस एंड अम्बिलिकस रीजन, दोनों के अंदर। क्यों देखने को मिला अम्बिलिकस के अंदर, दोनों का डर्मेटोमल सप्लाई सेम है, T10। नोजिया वॉमिटिंग जैसे वेग फीचर्स देखने को मिलेंगे, और जो टेस्टिस रहेगा इट विल फील हाइयर अप इन द स्क्रोटम, एग्जामिनेशन पर भी, और जो पेशेंट है ये खुद कंप्लेन करेगा कि टेस्टिस ऊपर फील हो रहा है, हाइयर अप इन द स्क्रोटम फील हो रहा है। साथ में आपको क्रिमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स का लॉस देखने को मिलेगा। क्रिमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो होता है इट इज ड्यू टू द जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफीमोरल नर्व, ये प्रेजेंट होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। चूंकि स्पर्मेटिक कॉर्ड का ही कॉइलिंग हो चुका है ओवर द टेस्टिस, तो इस रिफ्लेक्स का भी गायब होना बनता है। अब आपको तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस पता होने चाहिए ऑफ द टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। तीन जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है उसमें पहला होता है एक्यूट एपिडाइडोमो ऑर्काइटिस। एक्यूट एपिडाइडोमो ऑर्काइटिस जो होता है ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है एपिडाइडमिस का एंड आपके टेस्टिस का। इट इज एसोसिएटेड विद डिस्यूरिया, मतलब पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फ्रॉम टॉर्जन आप एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट करते हो जो कि होती है फ्रेंच टेस्ट। फ्रेंच टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप इसको एलिवेट करते हो टेस्टिस को और आपका पेन डिक्रीज कर जाता है तो वो एक्यूट एपिडाइडोमो ऑर्काइटिस है, लेकिन अगर पेन इंक्रीज कर जाता है ऑन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस तो वो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस हो जाएगा। दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है टॉर्जन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। देखो अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस होता क्या है, अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस जो होता है ना, ये बेसिकली आपके सुपेरियर पोल ऑफ टेस्टिस पे प्रेजेंट टेस्टिस का एक पार्ट होता है। ये टेस्टिस है, इसके सुपेरियर पोल पे जो ये टेस्टिस का पार्ट प्रेजेंट है ये अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस है। अगर इसका टॉर्जन हो गया तो उसको हम बोलेंगे टॉर्जन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। इसमें आपको ब्लू डॉट साइन देखने को मिलेगी पॉजिटिव, ये आपको ब्लू डॉट साइन टॉर्जन ऑफ टेस्टिस के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। ओके, ये ब्लू डॉट साइन आपको जो दिख रही है इन दिस टॉर्जन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। तीसरा होता है आपका मम्प्स ऑर्काइटिस। मम्प्स डिसीज के कारण जो ऑर्काइटिस होता है उसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड नॉर्मल होता है, इसमें जो आपका टॉर्जन ऑफ टेस्टिस है उसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड कॉइल हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की अगर बात करते हैं तो वो होता है स्क्रोटल डॉपलर। चूंकि आपका कॉइलिंग हो जा रहा है स्पर्मेटिक कॉर्ड का, तो आपके आर्टेरीज का भी स्पर्मेटिक आर्टेरीज जो आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर थी उनका भी कॉइलिंग हो चुका है, कोई ब्लड सप्लाई टेस्टिस को आ नहीं रहा, तो स्क्रोटल डॉपलर के अंदर आपको कोई ब्लड फ्लो नहीं देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल स्क्रोटल डॉपलर है, लेकिन यहां पर टेस्टिस का रीजन देखोगे कुछ भी आपको कलरफुल नहीं दिखेगा, कोई ब्लड फ्लो नहीं है इस स्क्रोटल डॉपलर के अंदर, ऐसा आपको फाइंडिंग मिलेगा ऑन स्क्रोटल डॉपलर। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, अगर आपने सर्जरी 6 घंटे के अंदर की, मतलब जो साल्वेजेबिलिटी है आपके टेस्टिस की वो 100% है। अभी 6 घंटे के पहले कोई भी टेस्टिस जो है गैंग्रीन के अंदर नहीं जाता, लेकिन अगर आप सर्जरी विद इन 24 आवर्स करते हो तो यही साल्वेजेबिलिटी जो पहले 100% थी अब वो 20% पे घट जाती है, मतलब 80% ऑफ टेस्टिस विद इन 24 आवर्स गैंग्रीन के अंदर चले जाते हैं। क्या करोगे आप सर्जरी के अंदर, सर्जरी के अंदर आपको करना है स्क्रोटल एक्सप्लोरेशन। जब आप स्क्रोटल एक्सप्लोरेशन करोगे आपको दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है,
एक तो आपको ऐसा टेस्टिस मिलेगा जो कि गैंग्रेनस नहीं होगा। अगर आपको ऐसा टेस्टिस मिलता है कि जो कि गैंग्रेनस ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले डिटॉर्जन करना है। मतलब अगर राइट साइड का वो है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ, और अगर लेफ्ट साइड का है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। उस डिटॉर्जन के बाद हम क्या करेंगे, बायलैटरल ऑर्किडोपेक्सी करेंगे, जिससे हम दोनों के दोनों साइड के टेस्टिस को, स्क्रोटम को फिक्स कर दोगे। मान लीजिए उस पेशेंट के अंदर अभी एक टेस्टिस के अंदर टॉर्जन हुआ है, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, पॉसिबल है कि आगे जाकर भी ये हो सकता है, इसलिए आप बायलैटरल मतलब दूसरे साइड की भी ऑर्किडोपेक्सी कर देते हो, दूसरे साइड के भी टेस्टिस को जो है स्क्रोटम को फिक्स कर देते हो, ताकि ऐसी दोबारा कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर हम बात करते हैं, अगर स्क्रोटल एक्सप्लोरेशन पे आपको गैंग्रीनस टेस्टिस मिले, तो आपको कुछ नहीं करना, जो गैंग्रीन वाला टेस्टिस है उसका ऑर्किडेक्टोमी कर दो, और कॉन्ट्रालैटरल साइड का जो टेस्टिस है उसकी ऑर्किडोपेक्सी कर दो, मतलब उसको स्क्रोटम से फिक्स कर दो, ताकि उसको आगे जाकर ये प्रॉब्लम ना आए। फिर हम बात करते हैं अगले डिसऑर्डर ऑफ टेस्टिस के बारे में, जो कि होता है वेरिकोसील। मैं चाहूंगा कि आप इसको लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील की तरह याद रखो, क्योंकि 90% केसेस के अंदर ये आपको लेफ्ट साइड के अंदर भी देखने को मिलेगा। ये 10 से 20% अडल्ट मेल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है वेरिकोसील। वेरिकोसील होता क्या है, दो टेस्टिकुलर वेन्स होती है जो कि पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस फॉर्म करती है अराउंड दिस टेस्टिस टेस्टिस के ऊपर। इसी अगर पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस का डायलेटेशन हो जाता है, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं वेरिकोसील। जब पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस का डायलेटेशन होगा, तो उसके अंदर जो ब्लड रहेगा उसका स्टेसिस होगा, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज्ड लोकल टेम्परेचर, और ये इंक्रीज लोकल टेम्परेचर बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस को होने नहीं देगा, रिजल्टिंग इनटू इनफर्टिलिटी एंड रिजल्टिंग इनटू स्टेरिलिटी। तो वेरिकोसील का मेन प्रॉब्लम जो होता है वो इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी कॉज करता है ड्यू टू पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस डायलेटेशन। 90% टाइम में जैसे मैंने बताया लेफ्ट साइड पे होता है। इसके कुछ रीजंस आपको बताता हूं। पहली चीज, जो लेफ्ट रीनल वेन का प्रेशर होता है ये आईवीसी से बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये जो प्रेशर डेसिपेट होता है वो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन के अंदर डेसिपेट होता है, रिजल्टिंग इनटू दी वेरिकोसील ऑफ लेफ्ट साइड। दूसरा रीजन जो है कि absence of the failure of valve at the junction of testicular vein and renal vein और आईवीसी। मतलब जो जंक्शन होता है बेसिकली आपके टेस्टिकुलर वेन का विथ रीनल वेन, यहां पर नॉर्मली एक वेल्व प्रेजेंट होती है। अगर ये वेल्व एब्सेंट रही या फिर इसका वेल्व प्रेजेंट नहीं रहा, उसका फेलियर हो गया, तो भी ये रिजल्ट कर सकता है इनटू वेरिकोसील। तीसरा होता है नट क्रैकर फिनोमेना। जो आपकी लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन होती है, इट इज ऑब्वियसली मोस्टली कंप्रेस्ड बाय सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड एओर्टा। और लास्ट होता है एंगुलेशन बिटवीन द रीनल वेन एंड टेस्टिकुलर वेन जंक्शन। ये जो एंगुलेशन होता है बेसिकली लेफ्ट रीनल वेन और लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन के एंगुलेशन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपके वेरिकोसील के लिए, आपके डायलेटेशन ऑफ पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस के लिए। कॉजेस की अगर हम बात करते हैं, तो मोस्टली तो आपका वेरिकोसील जो होता है ये इडियोपैथिक होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए जिसमें आपको वेरिकोसील देखने को मिलेगा। अगर आरसीसी है, आपको थ्रोम्बस मिल सकता है लेफ्ट रीनल वेन के अंदर, आपको थ्रोम्बस मिल सकता है आईवीसी के अंदर, और आप अगर पोस्ट नेफ्रेक्टोमी भी अगर चेक करोगे उसमें भी आपको वेरिकोसील मिल सकता है। इन तीन कंडीशंस के अंदर आपका वेरिकोसील डिसअपियर नहीं करेगा ऑन लाइंग डाउन। लेकिन अगर इडियोपैथिक वेरिकोसील है, तो ये जो इसका डायलेटेशन होता है इडियोपैथिक वेरिकोसील का, वो डायलेटेशन बेसिकली डिसअपियर कर जाता है ऑन लाइंग डाउन। वेरिकोसील डिसअपियर्स ऑन लाइंग डाउन अगर इडियोपैथिक एटियोलॉजी है, इन तीन में नहीं डिसअपियर करता। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करते हैं, तो पहली बात तो एक किसमें दिखेगा, अडोलसेंट मतलब 15 से 25 साल की उम्र के अंदर देखेगा। टॉल थिन मेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आएगा, या फिर पेशेंट इस कंप्लेंट के साथ आएगा कि कुछ अनप्लीजेंट सी फीलिंग आ रही है स्क्रोटम के अंदर, कुछ ड्रैगिंग सा हेवीनेस सा पेन आ रहा है स्क्रोटम के अंदर इन द लोअर स्क्रोटम। साथ में जो कफ इंपल्स रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, कफ इंपल्स विल बी पॉजिटिव। जो आपका वेरिकोसील होगा वो डिक्रीज कर जाएगा ऑन लाइंग डाउन। एक क्लासिकल वर्ड आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए, दैट इज बैग ऑफ वर्म्स अपीयरेंस। ऐसे आपको यहां पर जो है बैग ऑफ वर्म्स अपीयरेंस जो है देखने को मिलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन आप करते हो तो स्क्रोटल डॉपलर ही यहां पर भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगा, जैसे टॉर्जन के अंदर था। यहां पर आपको इंक्रीज वीनस स्टेसिस देखने को मिलेगा ऑन स्क्रोटल डॉपलर। इसी स्क्रोटल डॉपलर के बेसिस पर आप ग्रेडिंग भी करते हो वेरिकोसील की। पहला जो ग्रेड होता है वो होता है सब क्लिनिकल ग्रेडिंग। सब क्लिनिकल ग्रेडिंग में जो आपका वेरिकोसील होता है ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिंग पर ही विजिबल होता है। इट इज नॉट पाल्पेबल, इट इज नॉट विजिबल एट रेस्ट एट वाल्जाल्वा। चाहे आप रेस्ट पे उसे देखो, पाल्पेट करो, चाहे आप उसको रेस्ट पे या फिर चाहे आप उसको वाल्जाल्वा पे पाल्पेट करो या देखो, नहीं दिखेगा आपको कभी भी। अगर ये वो सब क्लिनिकल होगा तो, अगर वो सब क्लिनिकल वेरिकोसील होगा तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिंग पे दिखेगा, कहीं और दिखेगा ही नहीं। ग्रेड 1 वाला अगर वेरिकोसील है
देन इट इज पाल्पेबल ऑन वाल्साल्वा। ग्रेड 2 वाला है तो फिर इट इज पाल्पेबल ऑन रेस्ट, और ग्रेड 3 वाला है तो पाल्पेट करने की जरूरत नहीं है, वो आंखों से दिख जाता है, इट इज विजिबल। फिर हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो ट्रीटमेंट इंडिकेशंस होने चाहिए तब जाके आप करते हो। तो 4 इंडिकेशंस होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोसील। पहला, स्पर्म काउंट कम होना चाहिए। दूसरा, टेस्टिस की एट्रोफी हो जानी चाहिए। तीसरा, पेन सिग्निफिकेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एंड चौथा, मेडिकल फिटनेस के लिए जरूरी है। तो ये 4 चीजें, स्पर्म काउंट डिक्रीज, एट्रोफी टेस्टिस की हो जानी चाहिए, सिग्निफिकेंट पेन एंड मेडिकल फिटनेस। तो ये आपकी 4 इंडिकेशंस होती है फॉर द सर्जरी इन वेरिकोसील। क्या सर्जरी आप करते हो? तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है परक्यूटेनियस एंजियोएम्बोलाइजेशन ऑफ द टेस्टिकुलर वेन। और जो मेन डेफिनाइट सर्जरी आपकी होती है वो होती है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी। इसमें आप टेस्टिकुलर वेन को लाइगेट कर देते हो और जो टेस्टिस है वो ड्रेन करता है ब्लड को वाया दिस